आ जाइए आप सभी। हम बात करते हैं मार्च करंट अफेयर की। हमने अप्रैल का करंट अफेयर लगभग पूरा कर लिया। अब एक तो स्पोर्ट्स बच रहा। स्पोर्ट्स एक आर्थिक गतिविधि और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे, परंतु हम मार्च भी साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। अपने अप्रैल कर लिया, अब मार्च और जनवरी फरवरी हम कर लेंगे। मतलब हमारे जो पूरा मिशन और पटवार के तहत ही उससे जुड़ा हुआ है और उसमें ही करंट अफेयर जो इंडिया का वो इसलिए इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा आप देखिएगा कि जो इंडिया करंट अफेयर है आप अलग अलग जगह जाके ढूंढिएगा, अलग अलग जगह चाहिएगा, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पे मिल रहा है, अलग अलग सेक्शन वाइज और अलग अलग तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय विधि सेवा की फर्स्ट विधि सचिव, जो भारतीय विधि सेवा मतलब जो कानूनी सेवा है उसके अंदर जो पहली विधि सचिव मतलब फर्स्ट महिला विधि सचिव, नॉट अ विधि सचिव, यहाँ पे हम बात करते पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? अंजू राठी राणा। अब इसका नाम याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है कि फर्स्ट जो महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। उसी प्रकार आईएएफ इंडियन एयरफोर्स जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में फर्स्ट महिला पायलट, मतलब जो जगुआर फाइटर जेट है उसके अंदर जो पहली महिला पायलट है वो कौन है? तनुष्का सिंह। आपको इसका नाम भी याद रखना। और लास्ट मोना सिंह, तो आप जानते हो एलसीए तेजस उड़ाने वाली प्रथम महिला। मैं आपको एक और नाम बता रहा हूँ, शिवांगी सिंह। क्या नाम बता रहा हूँ मैं? शिवांगी सिंह। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह प्रथम महिला जिन्होंने राफेल उड़ाया था। क्या उड़ाया था? राफेल उड़ाया था। आप इन सभी का नाम ध्यान रखना। अंजू राठी राणा विधि सचिव, तनुष्का सिंह जुगुआर फाइटर पायलट और एलसीए तेजस उड़ाने वाली मोहना सिंह। ठीक है, मोहना सिंह को तो हमको विशेष करके याद रखना। और शिवांगी नाम याद रखना आप, जो कि पहली राफेल जिन्होंने उड़ाया था। थर्ड, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया? राजीव गौबा को। राजीव गौबा के बारे में अगर बात करें तो ये पूर्व में कैबिनेट एवं गृह सचिव रह चुके हैं। वापिस याद रखना कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य पूर्व राज नहीं है, जिनको कैबिनेट एवं गृह सचिव रह चुके हैं, जिनका नाम है राजीव गौबा। उसके बाद हम बात करते हैं आईएसए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष भारत को चुना गया। क्यों? देखिए, सौर गठबंधन की बात करें तो भारत सौर एनर्जी में हमेशा से अव्वल रहा है और हमेशा से बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। तो जो सौर गठबंधन उसके जो अध्यक्ष हैं उन्हें आशीष खन्ना को चुना गया, जो कि उदयपुर से संबंध रखते हैं और 2026 तक के रहेंगे। और फ्रांस जो है उसका सदस्य रहेगा। उसके अलावा बात करें, यह डॉक्टर अजय माथुर की जगह लेंगे। अजय माथुर की बात करें 2026 में थे, 2024 में वो चुने गए थे और 2024 से 2025 के अंदर उनका कार्यकाल रहा और 2025 के अंदर आशीष खन्ना को वापस नियुक्ति मिल गई। तो अंत में जाते जाते ये कि आप योग्यता के पीछे भागे, आप योग्यता के पीछे ध्यान दें, आप पैसों के पीछे ध्यान दें, आपको वो सारी चीजें मिलती जाएंगी जो आपको नहीं मिली है और जिनके लिए आप योग्य हैं वो आपके पीछे सीधे सीधे आएंगे। परंतु कब? जब आप योग्य होंगे, जब आप धनवान होंगे, जब आप अमीर होंगे। आ जाइए बस। 10वां रायसीना डायलॉग्स। देखिए, हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मार्च 2025 का और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं चर्चित स्थान। हमने चर्चित व्यक्ति तो पढ़ लिया, हम चर्चित स्थान पढ़ रहे हैं, फिर चर्चित योजना आएंगी। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 10वां रायसीना डायलॉग है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रायसीना डायलॉग होते क्या है। तो जो भारतीय राजनीति है और भारतीय अर्थशास्त्र उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जो चर्चा की जाती है, उस चर्चा का जो सबसे बड़ा केंद्र है, उस चर्चा का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन है? रायसीना डायलॉग्स है। ये मार्च 2025 में कहाँ पे आयोजित हो रहा है? दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसकी थीम आप याद रखना और आपको तीन चीजें और याद रखनी है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, परंतु इसके जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर है विदेश मंत्रालय और ओआरएफ द्वारा। आपको दोनों नाम याद रखने, विदेश मंत्रालय और ओआरएफ द्वारा, परंतु उद्घाटन किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मुख्य अतिथि कौन है? आपको उनका नाम भी याद रखना है। उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, नॉट क्रिस्टोफर नॉलन, इट इज क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। और थीम हम बात करें तो कालचक्र
जो समय का पहिया है, पीपुल, लोग, प्लेस, जगह और प्लेनेट मतलब पृथ्वी। तो आपको रायसीना डायलॉग में क्या क्या ये चीज याद रखनी। सबसे पहले तो ये 10वां रायसीना डायलॉग है जो दिल्ली में हो रहा है मार्च 2025 में। कालचक्र, पीपुल, प्लेस एंड प्लेनेट। भाई इसकी जो चर्चा है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। तो लोग होंगे, जगह हो गया, प्लेनेट होगा। साथ में विदेश मंत्रालय द्वारा और ओआरएफ द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के पीएम है जो कि इसके मुख्य अतिथि। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी। सेकंड, महिला समृद्धि योजना। जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे इस योजना के बारे में इतनी चर्चा थी, बहुत सारी, हर जगह समृद्धि योजना। और बीजेपी के जो दिल्ली चुनाव जीतने का मुख्य कारण था वो इस योजना को भी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इस योजना के तहत जो महिलाएं थी उन महिलाओं को 2500 रुपये राशि दी जा रही थी। यह दिल्ली की योजना है, इसका नाम याद रखना महिला समृद्धि योजना। और किसके द्वारा? रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की नवीनतम सीएम है। याद रखना बीजेपी की जीत का प्रमुख कारण इसलिए महिला समृद्धि योजना पूछी जाने की संभावना है। 2500 रुपये राशि प्रत्येक महिला को दी जाती थी और रेखा गुप्ता सीएम द्वारा। 58वां टाइगर प्रोजेक्ट। मैंने आपको जब हमने अप्रैल पढ़ रहे थे तो अप्रैल के अंदर हमने बहुत चर्चा की थी, जिसके अंदर नया नेशनल पार्क बना जो कि कहाँ पे था? उड़ीसा के अंदर था। उसकी बहुत चर्चा हुई थी, उसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी आपको समझाए थे। तो 58वां टाइगर प्रोजेक्ट है कहाँ पे? माधवगढ़, एमपी, शिवपुरी में। उसके अलावा 56वां 57 की भी हम बात करें तो 56वां गुरु घासीदास, 57वां राधाबानी। गुरु घासीदास कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में और राधाबानी कहाँ पे? एमपी में। इसके तहत वर्तमान में एमपी के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 9 टाइगर प्रोजेक्ट है, 9 टाइगर रिजर्व है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। महिला समृद्धि योजना दिल्ली से संबंधित है। 58 टाइगर प्रोजेक्ट माधव, एमपी शिवपुरी, गुरु घासीदास 56 ने 57 राधाबानी। आज महीने का जो चर्चित स्थान में जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे हिसाब से वो सबसे इम्पोर्टेंट त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे खुला है? गुजरात में खुला। देखिए यह सहकारी विश्वविद्यालय खुलने के अंदर श्रेणी में प्रथम कदम है भारत सरकार का। है क्या? देखिए हम पहले से जानते हैं सहकारी समितियां हमारे यहाँ बनी हुई है तथा उनके लिए देश और संविधान दोनों बहुत ही आगे अग्रसर है। हम बात करते हैं त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। पहले हम समझते हैं कि सहकारी विश्वविद्यालय क्यों बनाया गया, क्योंकि जो सहकारी समितियां उसके लिए काम करने के लिए वो कैसे कार्य ढंग से काम करती है, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। इसको स्थापित करने से पूर्व त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक भी लाया गया। कब लाया गया? 2025 में लाया गया। कहाँ पे लाया गया? संसद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक भी लाया गया। साथ में आप ध्यान रखिए कि पहला गवर्नमेंट विश्वविद्यालय भी है। भाई प्राइवेट होंगे परंतु जो सरकारी विश्वविद्यालय वो पहला। प्रतिवर्ष 8 लाख लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में वर्तमान के अंदर इस विधेयक के बाद ये टैक्सी एवं बीमा सर्विस भी देंगे। मतलब जो सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थान है वो वर्तमान में अभी इस विधेयक के बनने के बाद बीमा एवं टैक्सी सर्विस भी देंगे। प्रतिवर्ष इस विश्वविद्यालय से 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब बात करते त्रिभुवन। सबके दिमाग में आना चाहिए कि त्रिभुवन नाम क्यों रखा गया? क्योंकि त्रिभुवन दास पटेल जो कि सहकारी समितियों के गठन करने में एक प्रमुख व्यक्ति में अग्रसर है। मतलब जो हम बात करते हैं जिन चीजों में जो लोग काम में आगे थे उन काम में आगे में त्रिभुवन दास पटेल एक प्रमुख व्यक्ति है जो कि सरकारी समितियों के अंदर गठन में कार्यरत है। साथ में हम बात करें तो कुल मिला के वर्तमान तक 2025 तक हमारे देश में 8 लाख समितियां, सहकारी समितियां। साथ में इसका काम ग्रामीण इकोनॉमी को सशक्त करना, साथ में सहकारी क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देना। उसी हिसाब से हम बात करते हैं तो हम संविधान में क्या सहकारी समिति की जिक्र है? तो हाँ, संविधान सहकारी समिति का बहुत सारा जिक्र है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जा चुका है। साथ में ही आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 43(b), आर्टिकल 243(z) और भाग 9(b) में भी सहकारी समिति का जिक्र है। हम बात करते हैं 19(1) जो कि हमारे मूल अधिकार से संबंधित है। और 19(1) के अंदर आप जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति को संगठन समिति बनाने का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 43(b) जो कि मूल नीति निर्देशक तत्व का भाग जो कि सहकारी समिति से ही रिलेटेड। आप 43(b) को पूरा ढंग से पढ़ोगे तो आपको पूरे अंदर सहकारी समितियों का गठन और उसके तहत जो मजदूर है, जो सेल्फ वर्कर है, उनके लिए भी उसके अंदर बहुत सारे अधिकार दिए गए। आर्टिकल 243(z) है जो कि हम बात करते हैं नगरीय पंचायत और जो
जो कि नगरीय पंचायत और उसके तहत जो सरकारी समिति बनती उसके तहत है। और भाग 9B जो कि संविधान जब बना तब 9B में भी इस चीज को शामिल किया गया था। तो अगर ना 243 ZI जो है वो हमारे नगरीय जो पंचायत का जो संविधान संशोधन था 1993-94 वाला, उसके तहत भी सरकारी समितियों को शामिल किया गया। तो पूरा सार क्या चीज याद रखा? गुजरात हस्तकौशल विश्वविद्यालय, ग्रामीण इकोनॉमी सशक्त और नवाचार अनुसंधान, साथ में ही त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 त्रिभुवन दास पटेल इन सरकारी समितियों काम में अग्रसर थे, इसलिए उन्हीं के नाम लिए रखा गया। अप्रैल का करंट अफेयर पूरा कर लिया। अब हम मार्च के करंट अफेयर में देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब आप एग्जाम के नजदीक होंगे तब आप हमारे वीडियो को 1.5 गुना की स्पीड करके देखिएगा, आपके करंट अफेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें से प्रश्न बन रहे हैं, मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा हमारे पेपर से या जो मैंने करंट अफेयर पढ़ा है। जैसे अब मार्च का आ गया, ठीक है, पहले अप्रैल का, उससे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं फिर उसका पेपर बनाऊंगा। केवल 1 महीने में मैंने अभी क्वेश्चन 1-2 पेपर देखे, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन टच हुए, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, आप देखना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या। अब हम स्टार्ट करते हैं चर्चित स्थान से। फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ पे बना? थाइयूर IIT मद्रास। इसमें देखो महत्वपूर्ण नाम है एलन मस्क का। एलन मस्क ये चूंकि मिश्रा था और ये हमारी मतलब हमारे देश से निकला। ये जो मिश्रा थे जो कि अमेरिका गए और वहां पे मिश्रा का अपग्रेड वर्जन हो गया, क्या हो गया? मस्क हो गया। तो एलन मस्क ने इसके लिए, किसके लिए? मुंबई से पुणे के अंदर देश की पहली हाइपरलूप ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव रख दिया। भाई डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ेगा, नहीं तो एलन मस्क से सिर्फ नाराज चलता बंदा। तो एलन मस्क ने अमेरिका के अंदर ये प्रस्ताव रख दिया कि वो भारत के अंदर जो कि पहली ट्रेन प्रस्तावित है, अभी हुई नहीं, मुंबई से पुणे के बीच चलेगी, उसका प्रस्ताव रख दिया। अब हम बात करते हैं हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक क्या होता है कि इसके अंदर स्पीड चेक की जाती है। जैसे कि यह पहली बात स्थापित आपको याद रखना थाइयूर IIT मद्रास में। किसके सहयोग से बना है? तो 2 साथ में उनके सहयोग से, एक तो भारतीय रेल और दूसरा IIT मद्रास, मतलब दोनों का ज्वाइंट ये प्रोजेक्ट है। दोनों ने ज्वाइंट प्रोजेक्ट में काम किया और दोनों ने मिलकर थाइयूर IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस जो था उसके अंदर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया। सबसे पहली बात तो इन्होंने 100 किलोमीटर का जो प्रशिक्षण है सफल, वो 100% हो चुका है, उसको चेक कर लिया गया। अब किस पे काम हो रहा है? 700 किलोमीटर प्रति घंटा प्रगति पर है, मतलब ये काम अब चल रहा है कि इन्होंने देखो 100 किलोमीटर पर इन्होंने जांच लिया। अब ये किस पे? 600 किलोमीटर के ऊपर कार्य प्रगति पे। फर्स्ट जो ट्रेन है मुंबई से पुणे, एलन मस्क, मतलब मुंबई से पुणे प्रस्तावित है क्योंकि एलन मस्क द्वारा अमेरिका में इसका प्रस्ताव रख दिया। एलन मस्क चूंकि मिश्रा परिवार से, इसलिए हमारा काम इसमें बन जाएगा। अगला वेव्स, याद रखना, ठीक है, थाइयूर IIT मद्रास, वेव्स WAVES 2025, ये अभी नहीं हो रहा है, 1 से 4 मई में होगा। कहाँ पे होगा? मुंबई में है। क्या आप इस चीज को समझिएगा। तो हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो मीडिया मनोरंजन सम्मेलन है, भाई साहब आजकल हम डिजिटल जो मीडिया है बहुत अच्छा क्रिएशन दे रहा, खास करके AI जब से जुड़ा तब से हम जानते हैं बहुत सी इसके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है। तो उसको डेवलपमेंट को भारत के अंदर और अच्छा शामिल करने के लिए, उसको बिजनेस के अंदर प्रगति करने के लिए श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा $1 अरब की घोषणा की गई। अश्विनी वैष्णव सूचना केंद्रीय जो मंत्री वो अश्विनी वैष्णव है। उन्होंने कितनी घोषणा की? $1 अरब की घोषणा कर दी। थीम क्या है? कला से कोड, मतलब ये भारत मंडपम की थीम है कला से कोड की ओर जाने के लिए, मतलब आर्ट से कोड, मतलब जो कंप्यूटर कोड आता है उसकी तरफ की बात है, डिजिटल की तरफ बात है। तो वेव्स 2025 में होगा। कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। कब होगा? 1 से 4 मई होगा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया मनोरंजन सम्मेलन में अश्विनी वैष्णव द्वारा $1 अरब की घोषणा की जा चुकी है और थीम क्या है? कला से कोड।